जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एंड वसा। तो प्रोटीन को सबसे पहले यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को प्रोटीन से। और कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कल वाली जो क्लास है बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। उससे पहले वाली एक क्लास है, पूरा ये पोषण वाला टॉपिक है, ये हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है क्योंकि साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पर देखें, स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्या है, प्रोटीन किसका एक पार्ट है, साइंस का। साइंस में कौन सा टॉपिक है, पोषण। पोषण के अंतर्गत सारे ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किस किस एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है, तो सबसे पहले देख लो, महिला कार्यकर्ता के लिए आंगनवाड़ी में, और उसके बाद में महिला सुपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट की पीसीएस है, बाकी रेलवे की जितनी एग्जाम्स होती है, सबके लिए टॉपिक कंपलसरी है। इसलिए शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है। और यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, राइट। चलिए देखें यहाँ पे प्रोटीन क्या है, वास्तव में ये है क्या। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और ये पदार्थ कैसा होता है, जटिल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन होती है और जटिल पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो परिभाषा के रूप में हम यदि देखें तो क्या है, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। कैसा पदार्थ है, अत्यंत जटिल है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। केवल इतना ही याद रखना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है, ये हुआ। अब बात रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, ठीक है। यहां पर ये कई लोगों को ये पता नहीं होता है, और हो सकता है कि ये आपको भी माइंड से स्किप हो गया होगा। यदि आपने पढ़ा होगा फिर भी स्किप हो गया होगा, हो सकता है आपने वो नहीं भी पढ़ा हो। तो यहां पर इनके खोज की हम बात करें, खोजकर्ता कौन है, तो देख लो यहां पे प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी। किसने, जे बर्जीलियस, ठीक है। जे बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। कब की थी, तो सन की हम बात करें तो यहां पर ये सन 1938 में। कब, 1938 में। 1938 में प्रोटीन की खोज की गई थी, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इसकी खोज की बात हुई। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे आगे प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि एक सब्जी बनाते हैं, नॉर्मली कोई सी भी सब्जी ले लो, ठीक है, भिंडी बनाओ या फिर दाल बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डलती हैं, ठीक है। हल्दी मसाले वगैरह जितने भी सब कुछ है, ये सब डलते हैं। उसी टाइप से कोई भी पदार्थ बनेगा तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं जिससे प्रोटीन बना है, तो देखो यहां पे प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना है। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से केवल इतना ही याद रखना है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है, तो 20 प्रकार के 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी। और ये जो अमीनो अम्ल होता है, ये हमारे शरीर के लिए, जीव जंतुओं के शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी होता है। और कभी भी कुछ भी मान लो से कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा सही साठ होना जरूरी है। अदरवाइज अपनी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, अपनी क्षमता होती है जो रोगों से लड़ने की, वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए कई बार डॉक्टर भी सलाह देता है किसी की यहाँ पे जो प्रोटीन वगैरह है प्रॉपर मात्रा में लेते रहें। कई बार वो अलग से उसमें स्लिप में लिख देता है कि ये वाला डब्बा भी ले लें साथ में, इसको भी सुबह शाम खाते रहें, ठीक है, दूध के साथ में, राइट, प्रोटीन का डब्बा। इस तरीके से तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ था। अब फिर यहाँ पर देखें आगे, यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं एकदम फैक्ट पर बात कर रहे हैं, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, ठीक है। बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पूरा फैक्ट से बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोटीन क्या है, देख लिया, क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। उसके बाद दूसरा, खोज किसने की थी, जे बर्जीलियस ने की थी 1938 में। प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है, तो 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो अम्लों से मिलकर ये बना है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें प्रोटीन का योगदान। अब प्रोटीन का योगदान क्या है, मानव शरीर जो बना है इसमें प्रोटीन का योगदान कितना है, तो यहाँ पर हमारा जितना जो शरीर है इसका 15% भाग किससे बना है,
प्रोटीन से ही बना है। ठीक है, मानव शरीर का 15% भाग इसका, मानव शरीर का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से बना है। मतलब ये है कि प्रोटीन का हमारी जो बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी की वृद्धि होती है, इनमें सबसे मेन या फिर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, प्रोटीन की मान लो से कि कमी हो गई, प्रोटीन की वृद्धि हो गई, उससे भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब कौन कौन से होंगे ये अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि मानव शरीर का 15% भाग होता है ये प्रोटीन का बना होता है, इसमें प्रोटीन कंपलसरी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर नाखून ले लो या फिर बाल ले लो, त्वचा ले लो, ठीक है, बिना प्रोटीन के ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनके निर्माण के लिए, नाखून के निर्माण के लिए या फिर त्वचा के निर्माण के लिए प्रोटीन कंपलसरी होता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, कितना, मानव शरीर का 15% भाग किससे बना है, प्रोटीन से बना है। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ें। अगला फैक्ट अपने सामने है कि प्रोटीन की कमी या अधिकता से क्या होगा। यदि प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में हो गई तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, या फिर प्रोटीन की अधिकता हमारे शरीर में हो गई तो भी कौन सा विकार उत्पन्न होगा, कौन सा रोग उत्पन्न होगा। दोनों ही कंडीशन में रोग उत्पन्न होता है, कमी से भी और वृद्धि से भी। ठीक है, मान लो से कि अपन कोई खाना खाते हैं, यदि कम खाते हैं तो भी हेल्थ खराब होगी, बहुत अधिक मात्रा में खाएंगे तो भी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, इसलिए लिमिटेड और संतुलित भोजन आवश्यक है। राइट, अब यहाँ पर प्रोटीन की कमी या अधिकता, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, होने वाला रोग या केवल रोग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये है। और अब इससे यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हुई तो यहाँ पर रोग जो होता है उसका नाम है सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग। राइट, इसी को, इसका दूसरा नाम है मेरास्मस। क्या नाम है? मेरास्मस। आपने यहां पर ये सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, मेरास्मस रोग। ठीक है, ये है सूखा रोग बोलो या फिर मेरास्मस रोग बोलो। ये किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी की वजह से ये रोग होता है, सूखा रोग। ठीक है, त्वचा में रूखापन आ जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा लचीली टाइप से इस तरीके से होने लग जाती। तो इस टाइप से यहाँ पे ये जो रोग होता है इस कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर रोग होता है। कौन सा? क्वाशियोरकर रोग यहाँ पर ये होता है। एक प्रकार का क्या है, ये कुपोषण ही है। इस रोग में क्या होता है, अधिकतर बच्चों में ज्यादा होता है ये वाला, ये रोग मान लो से हुआ तो हमारे जो सेल है बॉडी के अंदर, इन सेल में क्या होता है कि पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और इंसान क्या होता है, फूल जाता है, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है। उसका सेल वगैरह पानी भरेगा सेल में तो बॉडी फूलेगी। ठीक, इस तरीके से फूलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन होता वो इंसान वास्तव में कमज़ोर है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी का चेहरा फूला हुआ रहता है या किसी के हाथ बड़े मतलब से फूले हुए होते हैं, सूजे हुए होते हैं। तो इस टाइप के जो रोग होता है वो कौन सा है? क्वाशियोरकर रोग है। ये कुपोषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कुपोषण भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कुपोषण लिख रहा हूँ, कुपोषण। राइट, इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें अगला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मिलने वाला आपको कि प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रोटीन कौन सा वाला है, तो सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सबसे पहला प्रोटीन होता है सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन मतलब ये सिंपल सा सबसे सरल प्रोटीन होता है जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, डिटेल में पूरा बात करेंगे, अभी केवल प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, तो सरल प्रोटीन। उसके बाद फिर यहां पर बात करें संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। और तीसरा यहां पर होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक, इस तरीके से यहां पे ये 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब यहां पर पूरा डिटेल में ना लिखकर आपको केवल यहां पे समझा दे रहा हूं कि ये प्रोटीन क्या होता है वास्तव में। ठीक है, तो इसको तीनों को, इनको एक बार लिखना चाहे तो एक बार लिख सकते हैं।
उसके बाद में फिर हम बढ़े आगे और इसके कार्य देखेंगे और इनके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होता है? तो सरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 20 अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोटीन जो केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों के अणुओं से मिलकर बना होता है, वो कौन सा है? वो है सरल प्रोटीन। राइट, अब बात करें इसका, तो यहां पर एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। पूरा यहां पर जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा, बस बोल के समझा दे रहा हूं। ठीक है, अब संयुग्मी प्रोटीन क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, संयुग्मी प्रोटीन जब एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों के साथ साथ में कुछ और अणु भी उसके साथ विद्यमान होते हैं या कुछ और अणु भी उसके साथ मिल जाते हैं और उसके बाद में जो प्रोटीन बनता है वही प्रोटीन कौन सा है? संयुग्मी प्रोटीन होता है। संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, संयुग्मी मतलब क्या होता है कि एक या एक से अधिक चीजों का मिलन है, एक या एक से अधिक चीजें उसमें मिली हुई है। ठीक है, वो कौन सी? संयुग्मी प्रोटीन हो गया। तो इस तरीके से जो एमिनो अम्ल होंगे, लेकिन एमिनो अम्लों के साथ में कुछ अलग प्रकार के तत्व भी मिलेंगे उसमें। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से यहां पे ये। उसके बाद व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो व्युत्पन्न प्रोटीन का मतलब होता है कि इसको उत्पन्न करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, ये प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो प्रकृति से जितने भी प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, यदि उसका जल में आंशिक अपघटन किया जाए, पानी के साथ में घोला जाए, उसके बाद में वो ऑक्सीकृत होकर एक अलग प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करेंगे। उस जो प्रोटीन बनेगा जलीय अपघटन के बाद में, जल में मिलने के बाद में, वो प्रोटीन कौन सा होगा? व्युत्पन्न प्रोटीन होगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे सरल प्रोटीन केवल एक ही प्रकार के एमिनो अम्लों के अणुओं से जो प्रोटीन बनता है सरल प्रोटीन होता है। और सरल प्रोटीन में कुछ और अणु भी मान लो से कि मिल जाए, कुछ और तत्व मिल जाए और उसके बाद जो प्रोटीन बनता है वो संयुग्मी प्रोटीन है। उसके बाद व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? जिसे हम बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अब कैसे बनेगा? तो यहां पे प्रोटीन रहेगा, जो प्रकृति से प्राप्त प्रोटीन, ये प्रोटीन प्लस यहां पे H2O जल के साथ में मिलाएंगे तो इसका जलीय अपघटन होगा, उसके बाद में बनेगा प्रोटीन। उसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न प्रोटीन। क्लियर रहता? चलिए, तो प्रोटीन के बारे में यहां पर ये हुआ। और प्रोटीन क्या क्या काम करता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि इसके कार्य क्या है। कार्य में सबसे पहले ये है, प्रोटीन से किसी भी जीव का जो शरीर होता है उसमें वृद्धि होती है, उसके अंगों का विकास होता है। ठीक है, और यदि प्रोटीन की कमी हुई तो उनका जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाएगी, उसका विकास सही तरीके से नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि ये मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब अपनी जो पाचन क्रियाएं होती है उन सबको संचालित करने का काम करता है। जैसे कि मान लो से कि जो अपना अलग प्रकार के क्या होता है, विटामिन वगैरह होते हैं, विटामिन जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से ये भी काम करता है। राइट, लेकिन विटामिन थोड़े से अलग होते हैं और ये अलग है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये प्रोटीन के बारे में लगभग पूरा कंप्लीट डाटा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे वसा के बारे में। ठीक है, उससे पहले इसको ध्यान से लिख लें एक बार। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देखें, अब यहां पे स्टार्ट करेंगे वसा। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में डिटेल में देखा। और हाँ, लास्ट में मैंने उसके स्रोत यहां पर नहीं बताए थे प्रोटीन के, लेकिन बीच में मैंने जरूर बताए थे। ठीक है, तो देख लेना है कि जो प्रोटीन के स्रोत है वो कौन कौन से। सबसे पहले दूध ले लो, पनीर ले लो, उसके बाद में जो भी से कि दालें, जितने भी प्रकार की दालें आती हैं वो सभी ले लो, और बाकी अन्य खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारे क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक, अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो वसा है। तो वसा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखें यहां पे ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखना है कि वसा है क्या। ठीक है, तो वसा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक खाद्य पदार्थ है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब इसके बाद में फिर देखें तो वसा का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है।
जब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है ये हमने देखा था, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बना होता है। लेकिन वसा किससे बना होता है? तो यहां पर देख लें, जो वसा का निर्माण होता है ये दो चीजों से मिलकर होता है। एक होता है ग्लिसरॉल, दूसरा होता है वसा अम्ल। ठीक है, एक होता है ग्लिसरॉल, दूसरा होता है वसा अम्ल। जब ये ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों आपस में मिलेंगे तब जाके किसका निर्माण होगा? वसा का निर्माण होगा, फैट का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो वसा बनेगी ये जल में पूर्णतः पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होगी, अघुलनशील होगी। ठीक है, पूर्णतः अघुलनशील होगी, मतलब जल में ये नहीं घुलेगा। कभी मान लो से कि कोई घी है, घी ले लो, ठीक है, उसको अपन पानी में डालेंगे तो क्या घुल जाएगा? वो नहीं घुलेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना है। हाँ, मान लो से कि पानी गर्म है तो घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल पानी में डालेंगे तो जल में पूरी तरीके से अघुलनशील रहेगा, नहीं घुलेगा वो। क्लियर है? इसलिए यहां पे ये पॉइंट यहां पे इसको ध्यान रखना है। फिर यहां पर देखें तो वसा भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है, जो 1:1 के रेशो में होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहां पर जो वसा है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। ठीक है, ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट का रेशो ये है CHO का, और इसका यहां पर रेशो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां पर इसके ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती? कम होती है। किसमें? वसा में। राइट। अब फिर यहां पर देखें जो वसा है इसके प्रकार कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है नॉर्मली। एक जंतु वसा होता है, दूसरा वनस्पतिक वसा होता है। ठीक है, जंतु वसा मतलब जीवों से प्राप्त होने वाली जो वसा है उसे जंतु वसा बोलेंगे, और जो वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वसा है उसे वनस्पति वसा बोलेंगे। राइट। कैसे? यहां पर देखो, दूध, पनीर, अंडा, मछली और आदि और भी बहुत सारे हैं। इनसे जो वसा प्राप्त होगी हमें उसे क्या बोलेंगे? जंतु वसा बोलेंगे। कैसे? मछली का तेल होता है, ठीक है, जिसका मेडिकल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तेल है ये क्या है? वसा है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जमा रहे तो क्या होगा? तेल बोलेंगे इसको, नहीं वसा बोलेंगे। यहां पे देखो 20 डिग्री सेल्सियस, इस पर यदि वो जमा तो क्या है? वो वसा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वसा बोलेंगे। लेकिन वहीं 20 डिग्री सेल्सियस पर वो जमा नहीं है, पिघला है, पिघला, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? हम तेल बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? तेल बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वसा और तेल लगभग एक ही है। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लो से कि जो वसा जम जाए, जो चीज जम जाए वो क्या है? वसा है। और इसी डिग्री पर पिघला हुआ रहे, तरल अवस्था में रहे तो क्या है? वो तेल है। राइट। इस तरीके से अब इसके बाद देखें, वनस्पति वसा में बहुत सारे जो भी पेड़ पौधों या उसके फलों से जो हमें तेल प्राप्त होता है वो सारी सारी क्या है? वनस्पति वसा है। जैसे सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। ठीक है, और यहाँ पे फिर तिल जो आते हैं, तिल का तेल है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो तेल समस्त प्रकार का है जो हमें फलों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वो क्या है? वनस्पति वसा है। राइट। अब इसके बाद यहां पर देखिए लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? तो 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, आपको प्राप्त होगी। राइट। अब लास्ट में देख लें, हमें कुल ऊर्जा की, यहाँ पे ऊर्जा मैंने नहीं लिखा है, कुल ऊर्जा की 20 से 30% जो ऊर्जा है ये वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, 20 से 30% जो भाग है हमारे शरीर में एनर्जी का वो वसा से प्राप्त होता है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर देखें इसकी कमी से क्या होगा। यदि वसा हमारे शरीर में कम हो तो क्या होगा, और वसा हमारे शरीर में बहुत अधिक हो जाए, मोटे हो जाए, एकदम जाड़े हो जाए, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो जो मान लो से कि वसा बहुत ज़्यादा जम गई, चर्बी बहुत ज़्यादा जम गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका बीपी हाई हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी समस्याएं किससे होगी? अधिकता से। लेकिन वहीं पर वसा यदि कम हुई तो उससे क्या होगा?
उससे आपका बीपी लो हो सकता है, आपका वजन कम हो सकता है, ठीक है, कम हो जाएगा और आप में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, ठीक है। ये सारे सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले नहीं हैं जितने बाकी ये सब कुछ है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से मेन फैक्ट पूरे मैंने यहाँ पर क्लियर किया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनको अच्छी तरीके से लिख के रख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, और इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक पूरा आपने देखा है तो हर एक चीज़ आपके लिए बहुत काम की है। नहीं देखा है, मान लो स्किप किया है, तो एक बार दोबारा फिर से देख लेना उसको और इसको नोट डाउन करके रख लेना है। आपकी आने वाली जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास रहेगी, राइट। दोस्तों यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बाकी अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।